सुबह के वक्त अरमान और कृषा हॉस्पिटल के रूम में थे। इतने टाइम बाद अरमान कृषा के करीब आया था। अरमान और कृषा अपने लम्हे में खोए हुए थे कि तभी अचानक कमरे में मीरा आ गई और उसकी वजह से अरमान को कृषा से अलग होना पड़ा। अरमान ने मलिक को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे कि अगले 4 घंटे तक उसके कमरे में कोई नहीं आना चाहिए। इसी के साथ उसने उन सब को रूम से निकाल दिया था। उनके जाते ही अरमान ने रूम अंदर से बंद किया और फिर कृषा की तरफ देखा। इस वक्त कृषा का चेहरा लाल हो रहा था और वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देख रही थी। मेरी तरफ देखो कृष, अरमान ने तेज आवाज में कहा तो कृषा ने उसकी तरफ देखा। अरमान धीमे कदमों से उसके पास आ रहा था। कृषा के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल फटकर बाहर निकल आएगा। अरमान के पास आते ही कृषा ने धीरे से कहा, अभी नहीं अरमान, एक्चुअली मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और ना ही रेडी। कृषा की बात सुनकर अरमान ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम किस चीज के लिए रेडी नहीं हो? एक सेकंड, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं? कम ऑन कृष, इतना ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। तुम्हें किस किया क्योंकि तुम मेरे करीब आई थी और मुझे किस करने का मन कर रहा था। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, मुझे अच्छे से नींद लेनी थी, इस वजह से मैंने सबको बाहर भेजा था। अच्छा, मुझे लगावा। कृषा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो कुछ और ही समझ रही थी और अब उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कृषा ने अरमान की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी और ना ही तुम्हें डिस्टर्ब करूंगी। अपनी बात कहकर कृषा दूसरी तरफ जाने लगी, तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे करीब रहना है। तुम मेरे पास होती हो तो मुझे नींद सही से आती है, तो तुम मेरे साथ रहोगी। अरमान बेड पर जाकर लेट गया और कृषा उसके पास में सोई हुई थी। अरमान का सिर कृषा के कंधे पर टिका हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। कृषा अरमान की बैक को सहला रही थी। अचानक वो अरमान से बोली, लेकिन मुझे तुम्हारे करीब आना है अरमान। तुम्हारी 50% नाराजगी मैं बाद में दूर करती रहूंगी, लेकिन अब मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना है। कृषा की बात सुनकर अरमान ने आंखें खोली और कृषा की आंखों में देखते हुए कहा, अभी नहीं, पहले मुझे उस शख्स को सजा देनी है जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ इस हॉस्पिटल में फंस गए हैं। तुम अच्छे से समझ रही हो कि मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। मैं तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा जब तक हमें दूर करने वाले इंसान को उसके किए की सजा ना दे दूँ। अरमान का मतलब यहाँ आदित्य सिंघानिया से था। कृषा ने गुस्से में आदित्य को गोली जरूर मारी थी, लेकिन अब उसे इस बात का अफसोस भी हो रहा था। कृषा अरमान को समझाते हुए कहा, एक बार प्यार से बात करके देखते हैं। प्लीज मेरे लिए तुम ये कर लो। अगर वो नहीं माने तो आई प्रॉमिस मैं कभी उनके सामने जाने के लिए नहीं कहूंगी। तुम्हें ये उल्टी सीधी डिमांड मुझसे ही क्यों रखनी होती है? ये बात अपने दादू को भी तो बोल सकती थी ना। अरमान ने आइज रोल करके कहा, क्योंकि मेरा तुम पर हक है और मैं तुम्हें कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी डिमांड कर सकती हूँ और तुम्हें पूरी भी करनी होगी अरमान राणा। कृषा ने मुस्कुरा कर कहा। अचानक कृषा अपनी जगह से उठी और अरमान के ऊपर आकर लेट गई। अरमान कुछ कहता उससे पहले कृषा ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया और उसे काफी इंटेंसिटी से किस कर रही थी। किस करते हुए कृषा अरमान से अलग हुई और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे वो सब जानना है जिसके बारे में आज तक तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। हमारे परिवारों के बीच में आखिर इस दुश्मनी का राज क्या है? मुझे इसके बारे में जानना है अरमान। तुम मुझे मना नहीं करोगे? तुम इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। कृष की दुश्मनी की शुरुआत तुम्हारी वजह से ही हुई थी। अरमान ने भौहें उठाकर कहा। कृषा के लिए ये बात पहली बार सामने आई थी कि राणा फैमिली और सिंघानिया फैमिली के बीच की दुश्मनी की शुरुआत कृषा की वजह से हुई थी। वो हैरानी से अरमान की तरफ देख रही थी, तभी अरमान ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, दुश्मनी की जड़ तुम हो कृष। तो हो सकता है तुम्हारी वजह से ये सब खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे दादू कुछ भी खत्म करने के मूड में है, और इस बार तो मैं भी कुछ खत्म नहीं करना चाहता। उनकी गलतियों को मैं बहुत नज़रअंदाज कर चुका हूँ, लेकिन अब और नहीं।
अब तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। अरमान का मूड काफी अच्छा था, लेकिन बीच में पुरानी बातें याद आने की वजह से उसका मूड खराब हो चुका था। उसने कृषा की तरफ देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ, मुझे अकेले रहना है। तुम्हारी बाहों में सुकून मिल रहा था, लेकिन अब तुम्हारे सवालों से मेरा दिमाग फिर से परेशान हो गया है। कृषा ने अरमान की बात पर हामी भरी और कमरे से बाहर चली गई। इस वक्त उसका दिमाग भी काफी अशांत था। वो उलझन में थी और अभी भी इसी के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से राणा फैमिली और सिंघानिया फैमिली के बीच की दुश्मनी का बीज पैदा हुआ। इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आदित्य दादू से तो किसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हर्ष दादू भी ऐसा करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर वो मेरी वजह से सब शुरू हुआ था तो बुआ और दादू मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? मैं तो उस वक्त इतनी छोटी थी, फिर मेरी वजह से कैसे सब शुरू हो सकता है? कृषा ने अपने मन में कहा। उसके दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल चल रहे थे और जिसका जवाब सिर्फ अरमान दे सकता था, लेकिन उसने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। कृषा अरमान के साथ हॉस्पिटल रूम में थी, जहां उसकी अरमान से थोड़ी बहस हो गई थी। अरमान ने कृषा को कमरे से बाहर जाने को कह दिया था। कृषा भी इस वक्त उसके पास नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा वहां अच्छी खासी सिक्योरिटी थी। मलिक और मीरा उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। कृषा वहां से कॉरिडोर को पार करके बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी अचानक किसी रूम से एक आदमी बाहर निकाला और उसने कृषा के मुंह को बंद करके उसे कमरे में घसीट लिया। कृषा उससे बचने के लिए हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उसने कृषा के मुंह को रुमाल से बंद किया था। उस पर क्लोरोफॉर्म लगे होने की वजह से कृषा बेहोश हो गई थी। कृषा के बेहोश होकर गिरते ही उस आदमी ने अपना मास्क उठाया और गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसने कृषा की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारे लौटने का इंतजार सिर्फ अरमान राणा ने ही नहीं किया कृषा सिंघानिया। राणा फैमिली का एक और शख्स तुम्हें तहे दिल से राणा फैमिली में वापस लाना चाहता था, और वो मैं हूँ, वरदान राणा। वो वरदान राणा था, अरमान का चाचा, जिसे अंडरवर्ल्ड में सब वुल्फ के नाम से जानते थे। वरदान ने कृषा को वहीं पर छोड़ा और फिर हल्का सा दरवाजा खोलकर इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया था। वरदान ने अपना ब्लूटूथ ऑन किया और किसी को कॉल पर कहा, रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन यहाँ अरमान की सिक्योरिटी भी मौजूद है। गलती से भी किसी ने इसे मेरे साथ देख लिया तो वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हमें इसे सेफली यहाँ से निकलना होगा। मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। सामने से एक लड़की की आवाज आई। वो वरदान की मैनेजर और राइट हैंड अंजलि थी। अंडरवर्ल्ड में वो शार्प शूटर के तौर पर काफी फेमस थी। वरदान ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद वहां अंजलि आई। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 9 इंच के करीब थी। उम्र लगभग 30 साल। वो दिखने में दुबली पतली थी और उसके चेहरे का रंग हल्का गेरुआ था। अंडरवर्ल्ड में सब उसे कातिल हसीना कहते थे। दिखने में खूबसूरत लेकिन उतनी ही खतरनाक। अंजलि को देखते ही वरदान ने कहा, जल्दी इसे यहाँ से हटाना होगा। आप नर्वस हो रहे हो और मैंने कभी आपको इस तरह नहीं देखा। इतनी मुश्किल से ये लड़की हमारे हाथ लगी है। अगर आप इसी तरह घबराएंगे तो हम इसे खो देंगे और हमारे पास इसे खोने का ऑप्शन नहीं है, अंजलि ने सख्त आवाज में कहा, जिस पर वरदान ने हमें सिर हिला दिया। अंजलि के हाथ में एक बैग था। उसने उसे खोला। अंजलि अपने साथ बुर्का लेकर आई थी ताकि कृषा को उसे पहनाकर वहां से छुपा कर ले जा सके। अंजलि कृषा को बुर्का पहनाते हुए बोली, एक बार हम यहाँ से निकल गए तो उसके बाद कोई सीसीटीवी फुटेज चेक भी करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे और इस लड़की के जरिए हम सातों पड़ाव पर कब्जा कर लेंगे। ये इतना भी आसान नहीं रहने वाला है। अरमान हर बार इसके साथ था। इसका मतलब वहाँ के पासकोड सिर्फ कृषा से ही नहीं, अरमान के साथ होने पर ही अनलॉक होंगे। वरदान ने सिर हिलाकर कहा। वो कॉन्फिडेंट जरूर था, लेकिन साथ ही अरमान की क्या पावर थी इसे अच्छे से जानता था। इस वजह से उसे घबराहट भी हो रही थी। वही अंजलि के फेस पर कॉन्फिडेंस स्माइल थी। वो उसी लहजे में बोली, आप इस वक्त अंडरवर्ल्ड की शार्प शूटर के सामने खड़े हैं।
आप जानते हैं मेरा हिडन टैलेंट क्या है? मैं किसी भी चीज को हैक कर सकती हूँ। हमें बस लोकेशन का पता करना है और साथ में इस लड़की को लेकर जाना है। बाकी काम मैं कर दूंगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। आप बस 2 चीजों की तैयारी कीजिए, एक माफिया किंग बनने की और दूसरा मुझे क्वीन बनाने की। बोलते हुए अंजलि ने आई विंक की। वरदान के कॉन्फिडेंस और इतनी पावरफुल होने के पीछे अंजलि का ही हाथ था। वरदान से बात करते हुए अंजलि ने कृषा को बुर्का पहना दिया था और फिर उसने खुद भी एक बुर्का पहना। अंजलि ने अपना और कृषा का चेहरा कवर कर लिया था और फिर उसे कमर से इस तरह पकड़ा जैसे वो बीमार हो। कमरे से बाहर निकलने से पहले अंजलि ने वरदान से कहा, उन्हें पता चल ही जाएगा कि ये किडनैप हुई है। बस इस कमरे से बाहर निकलने से पहले मास्क लगा लीजिएगा। वरदान ने अंजलि की बात पर हामी भरी और वहां से बाहर निकलने से पहले उसने अंजलि के होठों पर हल्का सा किस किया। अंजलि उसके बाद कृषा को लेकर वहां से हॉस्पिटल से बाहर निकली और फिर एक ऑटो में जाकर बैठ गई थी। वो ऑटो उन्हीं का था। अंडस्को दूसरी तरफ अरमान को लेटे हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे और वो सोकर उठ चुका था। उसने उठकर इधर उधर देखा तो कृषा कहीं भी नजर नहीं आई। अरमान को यही लगा कि उसने कृषा को बाहर जाने का कहा। उसके बाद से वो नाराज होकर रूम में नहीं आई होगी। अरमान कमरे में देखते हुए आइज रोल करके बोला, हाँ अब यही बाकी रह गया है, गलतियां वो करें और मैं जाकर उसे मना कर लेकर आऊं। ऐसे तो हर बात पर बड़ा जिद करती है और अब एक बार कहते ही बाहर चली गई। इतनी ओबीडियंट कब से हो गई हो तुम कृष? बोलते हुए अरमान उठा और उसने जैसे तैसे करके अपना शर्ट पहना। अरमान कमरे से बाहर निकाला तो उसे देखकर सभी गार्ड्स ने नजरें नीचे कर ली। उसने उनसे तेज आवाज में पूछा, मलिक कहाँ है? सर वो यहीं पर बाहर के एरिया में है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ, मैम आप रास्ट कीजिए। उनमें से एक गार्ड ने जवाब दिया। वो वहां से जाने को हुआ तभी अरमान बोला, रहने दो, मैं खुद ही बाहर जा रहा हूँ, आई नीड सम फ्रेश एयर। अरमान वहां से बाहर की तरफ गया तो उसे मलिक और मीरा दिखाई दिए। अरमान को यही लगा था कि कृषा उनके पास ही होगी। उसने मलिक के पास जाकर हैरानी से पूछा, कृष कहाँ है मलिक? मुझे नहीं पता, सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया था कि वो किसी काम से कमरे से बाहर गई थी। अब तक आई नहीं है क्या? मलिक ने जवाब दिया। इसी के साथ उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोला, नहीं, आदित्य सिंघानिया यहाँ तक नहीं आएगा। अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक बार फिर कृष गायब हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अरमान ने सख्त लहजे में कहा और फिर कृषा को देखने के लिए वहां के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में चला गया। हॉस्पिटल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में किसी बाहर वाले को आने की इजाजत नहीं थी। अरमान, मलिक और उनके साथ कुछ गार्ड्स को वहां देखकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से खड़े हो गए। उनके पास में भी गन्स थी और उनमें से एक तेज आवाज में बोला, यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग जल्दी से यहाँ से निकलिए वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। उसके पुलिस की धमकी देने पर अरमान ने उसके पैर पर शूट कर दिया। साइलेंसर लगे होने की वजह से आवाज नहीं आई थी। उसे अरमान ने इशारे से कैमरा बंद करने को कहा और फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। उसने उसका चेहरा पकड़कर दबाते हुए कहा, इंसान को दिमाग इसलिए दिया जाता है ताकि वो सोच समझ कर बोले। अगर एक भी शब्द बेफिजूल का बोला तो अगली गोली तुम दोनों के सीने पर चलेगी। उससे निपटने के बाद अरमान दूसरे गार्ड से बोला, मुझे वीआईपी एरिया की 2 घंटे पुरानी फुटेज देखनी है। बोलते हुए वो मलिक की तरफ मुड़कर बोला, इन दोनों से इनके अकाउंट नंबर ले लेना और उनमें इतने पैसे डाल देना कि ये जिंदगी भर अपना मुंह ना खोलें। अरमान के कहते ही तुरंत सिक्योरिटी गार्ड ने फुटेज प्ले कर दी थी। अरमान ने कृषा को कमरे से बाहर निकलते देखा और उसके बाद वो आगे जा रही थी। किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया था। लगभग 20 से 25 मिनट बाद इस कमरे से 2 लड़कियां बुर्के में निकली थी। अरमान के लिए ये सब नया नहीं था, इसलिए वो तुरंत समझ गया कि किसी ने कृषा को किडनैप कर लिया है। गुस्से में अरमान ने अपना हाथ स्क्रीन पर पांच कर दिया था, जिससे वो स्क्रीन उसी वक्त टूट गई थी। अंडस को नींद से जागते ही अरमान ने सबसे पहले कृषा को ढूंढा।
वो कमरे में नहीं दिखाई दी तो अरमान ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया था और वहां से उन्हें पता चला कृषा को किसी ने किडनैप कर लिया है। अरमान इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने मलिक की तरफ देखा। एक बार फिर मलिक की ही बेवकूफ़ी की वजह से कृषा फिर से किडनैप हो चुकी थी। अरमान मलिक के पास बढ़ा और उसकी कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी वजह से आज मैंने दूसरी बार कृष को खोया है। पता नहीं क्यों मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, जबकि तुम्हारी वजह से मुझे उससे अलग होना पड़ा था। अगर उसे कुछ हुआ तो आई स्वेयर मैं सबसे पहले तुम्हारी जान लूंगा। मलिक ने जवाब में कोई सफाई नहीं दी। उसकी आंखें नम हो रही थी। अरमान सिर्फ उसका बॉस ही नहीं था, उसके लिए काफी कुछ था और कृषा के पिछली बार किडनैप होने के बाद उसने अरमान को तड़पते हुए देखा था। अरमान को जितना गुस्सा मलिक पर आ रहा था उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मलिक को खुद पर आ रहा था। मुझे लगा वो आपके साथ हैं। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा क्योंकि गलती मेरी ही है। मैं अभी आदित्य सिंघानिया से बात करता हूँ, मलिक बोला और इस वक्त आदित्य सिंघानिया को कॉल किया। आदित्य के इस वक्त फ्लाइट में होने की वजह से उनका नंबर बंद जा रहा था। अरमान गुस्से में गहरी सांस ले रहा था। वो सिर हिलाकर बोला, अब तक तो वो उसे लेकर दूर भी निकल गया है और उसका नंबर बंद इसलिए आ रहा है। अभी इसी वक्त लंदन चलो। अब अर्जुन सिंघानिया और जानवी चौधरी ही कृषा को वापस ला सकते हैं। इस बार आदित्य सिंघानिया ने कुछ भी इधर उधर किया तो मैं उन दोनों को गोली मार दूंगा। अरमान और मलिक को यही लग रहा था कि कृषा को आदित्य सिंघानिया ने किडनैप किया होगा। उनके पास आदित्य पर शक करने की वजह भी थी। कृषा ने आदित्य को गोली मारी थी, उसके बाद से वो काफी गुस्सा भी थे। मलिक ने इस वक्त एक प्राइवेट जेट हायर किया और अरमान के साथ लंदन जाने के लिए निकल गया। उनके साथ मीरा भी थी, जो कृषा के किडनैप होने से परेशान थी। आदित्य और अमृता लंदन पहुंच चुके थे। वहां आते ही उन्होंने सबसे पहले मिस्टर हर्षवर्धन राणा और हरलीन के साथ मीटिंग फिक्स की और इस वक्त वो उनसे मिलने के लिए लंदन में अरमान के विला में आए हुए थे। उनकी मीटिंग अरमान के विला के बाहर की तरफ बने एक रेस्टोरेंट में हो रही थी। फ्रेंडली मीटिंग होने की वजह से उन्होंने रेस्टोरेंट में मीटिंग करना सही समझा। आदित्य के पैर में गोली लगे होने की वजह से वो लड़खड़ाकर चल रहे थे और उन्हें एक छड़ी का सहारा लेना पड़ रहा था। उनके पैर को देखते ही हर्षवर्धन ने तुरंत पूछा, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, ये कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है, बस यूँ समझ लो किसी अपने ने ही चोट दी है, आदित्य ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात हरलीन और हर्षवर्धन को समझ नहीं आई। वो सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देख रहे थे। तभी अमृता ने उन्हें बताते हुए कहा, कृषा और अरमान से हमारी मुठभेड़ हुई थी और कृषा ने उनके पैर पर गोली मारी थी। अमृता की बात सुनकर हरलीन और हर्षवर्धन दोनों को ही हैरानी हुई। वो कुछ कहते उससे पहले आदित्य ने कहा, गलती हम दोनों की तरफ से हुई है, खासकर हमारी तरफ से ज्यादा ही हुई होगी, पर अब मुझे इस और नहीं खींचना है। मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। अपने पोते से कहो कि मुझे कृषा और उसका रिश्ता मंजूर है। बदले में उन दोनों को फिर से शादी करनी होगी। मुझे अपनी पोती की शादी अटेंड करनी है, उसे आशीर्वाद देना है। हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए उनकी बात पर हामी भरी। वही हरलीन भी खुश हो रही थी। देर से ही सही मिस्टर सिंघानिया ने अरमान और कृषा को एक्सेप्ट कर लिया था। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी के क्लेपिंग की आवाज आई। वो अरमान था, जो लंदन पहुंच चुका था। वहां आते ही उसे आदित्य और अमृता के वहां आने की बात पता चली तो वो सीधे रेस्टोरेंट एरिया में आ गए। अरमान तेज कदमों से चलकर अंदर आया और आदित्य सिंघानिया की तरफ देखकर सर्द लहजे में कहा, अब तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही है, आशीर्वाद देना है आपको। सच कहूँ तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो आपकी आपको माफिया के बजाय बॉलीवुड या हॉलीवुड में होना चाहिए था। 1-2 अवार्ड तो आपके हिस्से में आ ही जाते मिस्टर सिंघानिया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम यहाँ आ गए मतलब कृषा भी तुम्हारे साथ होगी। मुझे उससे बात करनी है, उसे बुला कर लाओ, आदित्य सिंघानिया ने कहा। वो कृषा के किडनैप होने की बात से पूरी तरह से अनजान थे। अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा,
आप जैसे जैसे बोल रहे हैं मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सीधे सीधे पूछ रहा हूँ कृष कहाँ है? मुझे उसे वापस लौटा दीजिए वरना इस बार आपके घर पर अर्जुन और जानवी की लाश पहुँचेगी। अरमान की बात सुनकर अमृता खड़ी हुई और वो हैरानी से बोली, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हमें नहीं पता कृषा कहाँ है और वो तुम्हारे साथ ही तो थी। तुम्हें याद हो तो उसने सबके सामने तुम्हें चुना था और मिस्टर सिंघानिया को गोली मारी थी। तुम्हें लगता है उसके बाद वो हमारे साथ होगी और अगर हमारे पास वो होती तो हम यहाँ बैठकर सब कुछ सही करने की बातें नहीं कर रहे होते। अमृता ने काफी लॉजिकली अपने पॉइंट को रखा था। उनकी बातों से अरमान को इतना तो साफ हो गया था कि कृषा उनके पास नहीं है, पर अब हैरानी की बात ये थी कि कृषा को कौन किडनैप कर सकता था। वहीं कृषा के किडनैप होने की बात सुनकर हरलीन और हर्षवर्धन घबरा गए थे। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ गई थी ना और तुम फिर से उसे खोकर आ गए? हरलीन ने अरमान के पास आकर पूछा। अरमान ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मलिक की तरफ देखकर बोला, हमारा कोई एक दुश्मन नहीं है। उस पार्टी में मैंने अनाउंस किया था कि जो भी इलीगल काम कर रहा है उन सबके कामों को बंद करवा दिया जाए। हमारे बहुत से दुश्मन हैं, उनमें से ही किसी ने कृष को किडनैप किया होगा। अरमान को यही लगा कि कृषा के किडनैप होने की वजह वो था। तभी आदित्य सिंघानिया ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुम्हारे दुश्मनों ने उसे किडनैप नहीं किया होगा। वो माफिया प्रिंसेस है, आज भी उन सातों पड़ावों की चाबी। इस माफिया की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो माफिया किंग ना बनना चाहे। तुम उसे इस तरह अकेला छोड़ भी कैसे सकते हो? मुझे लगा था वो तुम्हारे साथ सेफ रहेगी, इसीलिए मैं समझौता करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तुम उसे ठीक से नहीं संभाल पाए। तुमने भी उसे खो दिया एक बार फिर। अगर आपको उसे सुरक्षित ही रखना था तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी उसके सिर पर नहीं डालनी चाहिए थी। आगे से मुझे लेक्चर मत दीजिएगा। वो इस दुनिया की प्रिंसेस है और उसे उस हिसाब से डील करना आना चाहिए। अरमान ने कोल्ड वॉइस में कहा और आदित्य का मुंह बंद करवा दिया। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अरमान के पास एक वीडियो आया। उसने उसे प्ले करके देखा। उस वीडियो में कृषा एक सुनसान इलाके में थी। उस जगह को देखकर लग रहा था कि वो काफी ठंडा इलाका रहा होगा। उस ठंड में भी कृषा ने सिर्फ जरूरत के ही कपड़े पहने थे और उसके हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे। कृषा इस वक्त बेहोश थी। वीडियो देखने के बाद हरलीन से कांपने लगी। ना चाहते हुए भी उसे वो वक्त याद आने लगा जब उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें उसे बचाना होगा अरमान। वो बहुत बड़े खतरे में है। हरलीन आंखों में आंसू लिए हुए अरमान से बोली। अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से चलते हुए वहां से चला गया। पाउटिंग 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 पाउटिंग। कृषा को हॉस्पिटल से वरदान और अंजलि ने किडनैप कर लिया था। वो उसे लेकर द्रास टाउन में पहुंचे जो इंडिया का सबसे ठंडा इलाका था। इस वक्त वहां का टेम्परेचर -8 डिग्री था। वो जानबूझकर कृषा को उस जगह लेकर आए थे ताकि उसे टॉर्चर कर सके। अंजलि ने कृषा को एक खाली मैदान के अंदर बांध रखा था। उसके हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे। अंजलि ने कृषा के कपड़े चेंज कर दिए थे। कृषा ने इस वक्त एक डेनिम शॉर्ट और उसके ऊपर शोल्डरलेस छोटा सा टॉप पहन रखा था। उसने जानबूझकर कृषा को ऐसे कपड़े पहनाए थे। रात का वक्त था और कृषा की ठंड से हालत खराब हो रही थी। कृषा का चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था और वो खुद की आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। अरमान 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 से व मी अरमान। कृषा बंद आंखों से बड़बड़ा रही थी। वो अरमान को ही याद कर रही थी। कृषा अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बेहोशी की दवाई की वजह से वो ठीक से उठ नहीं पा रही थी। ऊपर से उसके हाथ भी बंधे हुए थे। तभी अचानक से किसी ने आकर उसके मुंह पर ठंडा पानी दे मारा। उसी के साथ कृषा ने तेज सांस लेते हुए आंखें खोली। कृषा के सामने अंजलि खड़ी थी जो उसे इस हाल में देखकर मुस्कुरा रही थी। अंजलि कृषा के पास आई और उसके गाल पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहा, तुम तो बहुत नाजुक हो। देखो थोड़ी ही देर में तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। बॉडी तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो गई है। कृषा ने नजर उठाकर अंजलि की तरफ गुस्से से देखा। कृषा गहरी सांस ले रही थी।
उसने धीरे से कहा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और तुमने ये किया है तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। कृषा के धमकी देने का अंजलि पर कोई असर नहीं हुआ। वो सख्त लहजे में बोली, वैसे तुम्हारे उसको पता है कि तुम यहाँ पर हो? जगह के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है और किसने किडनैप किया है उसके बारे में तो उसे अगले जन्म तक आइडिया नहीं होगा। जब तक वो तुम्हारे पास पहुँचेगा तब तक हम तुम्हें यहाँ से दूर ले जा चुके होंगे। हमारा काम होने के बाद तुम्हें मार देंगे और तुम्हारा वो कुछ नहीं कर पाएगा। अंजलि कृषा से बातें कर रही थी। कुछ ही देर में कृषा को महसूस हुआ कि जैसे उसे अंजलि की आवाज़ धीमी होती सुनाई दे रही है। अंजलि वहीं पर खड़ी थी लेकिन कृषा अब बेहोश हो चुकी थी। कृषा के बेहोश होते ही अंजलि ने गुस्से में अपना पैर पटका। फिर उसने अपना ब्लूटूथ ऑन करके वरदान से कहा, ये मुझे माफिया प्रिंसेस कम और किसी राजघराने की राजकुमारी ज्यादा नजर आती है। हमने तो अभी टॉर्चर शुरू भी नहीं किया और इसने सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें खोली थी। बोलते हुए अंजलि ने कृषा का चेहरा पकड़कर ऊपर किया। वरदान ने जवाब में कहा, हाँ ये काफी डेलिकेट है। मैंने पहले भी इसके बारे में सुना था। मुझे नहीं लगता हमें इसके साथ ज्यादा टॉर्चर करने की जरूरत पड़ेगी। ये तो हमारे डर से ऐसे ही हमारा काम कर देगी। लेकिन मुझे ऐसे मजा नहीं आएगा। जब तक मैं सामने वाले को तड़पाती नहीं हूँ तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितनी भी इनोसेंट क्यों न लगती हो। अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैं तो इसे अच्छा खासा टॉर्चर करने वाली हूँ। अंजलि ने काफी क्रूएलिटी से कहा और फिर कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ वरदान ने उसकी बात सुनी तो वो गहरी सांस लेते हुए बोला, ये लड़की बिल्कुल पागल है। कहीं इसकी जान ना ले ले। लगता है मुझे ही उसके पास जाकर उसे बचाना होगा। वरदान जल्दी से ग्राउंड एरिया में गया। उसने देखा अंजलि के हाथ में उसका बेल्ट था और कृषा को होश में लाने के लिए उसने उसकी बैक पर जोर से मारा। बेहोशी में भी कृषा के मुंह से आह निकल गई। अंजलि आगे मारती उससे पहले वरदान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वरदान उसे घूरते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? अगर तुम इसे ऐसे ही टॉर्चर करती रही तो ये हमारा काम करने से पहले ही मर जाएगी। इसे अंदर लेकर चलो। एक तो बेचारी के कपड़े निकाल दिए तुमने, ऊपर से इतनी ठंड में लाकर खड़ा कर दिया। अंजलि ने वरदान की तरफ देखकर कहा, मुझे इसे नहीं बल्कि इसके जरिए उस अरमान राणा को टॉर्चर करना है। उसने मेरी फैमिली को मार डाला। सुना है बहुत प्यार करता है वो इससे। उसके किए की सजा इसे भुगतनी होगी और हर एक का चीज का वीडियो शूट करके उसे भेजूंगी। अंजलि ने ही अरमान को वो वीडियो भेजा था और वरदान उससे अब तक अनजान था। अंजलि की बात सुनकर वरदान ने सिर हिलाकर कोल्ड वॉइस में कहा, कहीं तुमने उसे कोई वीडियो भेज तो नहीं दिया है? पागल हो गई हो क्या अंजलि? वो हमें जल्दी ढूंढ लेगा अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो। वो क्या उसकी 7 पुश्तें भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम मेरे हिडन टैलेंट को अभी अच्छे से जानते नहीं हो। मैं यहाँ से लाइव आकर भी उसे टॉर्चर दिखाऊंगी तो भी वो हमारी लोकेशन नहीं पता कर पाएगा। अब साइड हट जाओ और मुझे शूट करने दो। अंजलि ने एविल स्माइल करते हुए कहा। वो बिल्कुल सन की टाइप की थी। उसने मोबाइल से वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। उसने वीडियो को जानबूझकर कृषा के चेहरे पर जूम इन किया। वो कृषा का मुंह पकड़कर दबाते हुए उसे उठाने लगी। कृषा ने धीरे से आंख खोली तो उसने कृषा के चेहरे पर बर्फीला पानी डाला। इसी के साथ कृषा के मुंह से चीख निकल गई थी। बिल्कुल परफेक्ट शॉट दिया है तुमने, अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। फिर वो कृषा को वहीं पर छोड़कर अपने रूम में चली गई थी। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे और उसने वो वीडियो तुरंत अरमान को सेंड कर दिया था। वही अरमान इस वक्त अपनी टेक्निकल टीम के साथ था। उसके साथ हर्षवर्धन, हरलीन, आदित्य जी और अमृता भी थे। कृषा का वो वीडियो मिलने के बाद वो सब उस वीडियो के पीछे की सच्चाई जानना चाहते थे। अरमान के हैकर संभव ने कहा, उसने वीडियो सेंड करने के लिए काफ़ी सारे सवाका उसे किया है। ये भी कोई हैकर लगती है और साथ में सन की भी। वीडियो जहां से भेजा गया है उसके 350 लोकेशन बता रहा है, जो इंडिया सहित बाकी कंट्रीज की है। इससे कुछ नहीं होगा। मैं माइक को बोलता हूँ,
आदित्य ने गुस्से में कहा। उनकी बात सुनकर संभव बोला, आप किसी से भी कह दीजिए लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन इतनी आसानी से पता नहीं लग पाएगी। ये जिसने भी किया है वो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। मुझे इन सभी 350 लोकेशन को शॉर्ट लिस्ट करके दो। मैं अभी इन सभी जगह पर किसी ना किसी को भेज दूंगा। मेरे पास बहुत से लोग हैं लेकिन कृष के पास इतना टाइम नहीं होगा। हमें उसे ढूंढना ही होगा वरना वो उसकी जान ले लेंगे। अरमान ने जवाब दिया। कृषा को ढूंढने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अरमान संभव से बातें कर रहा था तभी उसे एक और वीडियो मिला। संभव ने उसे स्क्रीन पर प्ले किया तो उन्होंने देखा कि एक हाथ कृषा के चेहरे को बुरी तरह दबा रहा था और फिर उसके मुंह पर ठंडा पानी डाला। कृषा की चीखने के साथ ही वीडियो वहीं खत्म हो गया था। उसे देखकर अरमान ने गुस्से में मुट्ठियां बांध ली। मैं माइक को बुलाती हूँ, अमृता ने कहा। एक ही चीज पर जब दो लोग काम करेंगे तो क्लू जल्दी मिल जाएंगे। जिसे बुलाना है बुला लीजिए। मुझे अगले 24 घंटे में कृषा अपनी आंखों के सामने चाहिए, अरमान ने सर्द आवाज में कहा और वहां से बाहर चला गया। इस वक्त अरमान काफी परेशान था। वो जानता था कि कृषा को अगर कोई वापस ला सकता था तो वो सिर्फ अरमान था। अरमान उस वीडियो को गौर से देखने लगा ताकि लोकेशन को पहचान सके। वीडियो के आसपास ज्यादा हिस्सा कवर नहीं हुआ था पर ग्राउंड के बाहर थोड़े बहुत पहाड़ी सा दिख रहा था जिस पर बर्फ थी। अरमान ने उन्हें देखते हुए कहा, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे इस वजह से मेरा मोबाइल एयरप्लेन मोड में था और मैं वीडियो को इंस्टेंटली नहीं देख पाया। कृषा रूम से बाहर निकली तब लगभग 11 बज रहे थे। पहले वीडियो देखकर लग रहा है कि वो शाम के 6 के करीब शूट हुआ होगा क्योंकि ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था। इतने कम टाइम में इंडिया से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, खासकर किसी ठंडे इलाके में जाना। वो इंडिया में ही है। अरमान ने वीडियो को देखकर एक हिंट निकाल लिया था। उसका अंदाजा सही था कि कृषा इंडिया में ही है। अरमान ने किसी को कुछ नहीं कहा और अकेले ही इंडिया जाने के लिए निकल गया। अरमान इस बार किसी को साथ लेकर नहीं जा रहा था, ये जानते हुए भी कि आगे कितना भी बड़ा खतरा हो सकता है। कृषा को वरदान और अंजलि ने किडनैप कर रखा था। अंजलि थोड़ी सनकी टाइप की थी इसलिए कृषा को टॉर्चर करते हुए वीडियो बनाकर अरमान को भेज रही थी। वो प्रोफेशनल हैकर होने की वजह से काफ़ी सारे सवाल यूज़ कर रही थी। उसे पता था अरमान उसकी लोकेशन कभी नहीं निकल पाएगा। वहीं अरमान ने आसपास का हिस्सा देखकर ये पता लगा लिया था कि कृषा इस वक्त इंडिया में ही है। पूरी रात कृषा बाहर खुले मैदान में बंधी हुई थी। वरदान ने उसे खोलने की कोशिश की लेकिन अंजलि ने ऐसा करने से मना कर दिया। अगली सुबह वरदान ने कृषा को छूकर देखा तो उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। ये लड़की बिल्कुल साइको है। कभी कभी तो मुझे भी इससे डर लगता है, वरदान ने सिर हिलाकर कहा और फिर कृषा को खोलने लगा। इस वक्त अंजलि वहां पर मौजूद नहीं थी। वरदान ने कृषा को अपने कंधे पर उठाया और कमरे में ले आया। उसने कृषा को बिस्तर पर लेटा दिया था और फिर एक डॉक्टर को कॉल किया। अंजलि किसी काम से बाहर गई हुई थी। वो वापस लौटी तो उसने देखा डॉक्टर कृषा को एग्जामिन कर रहे थे। अंजलि वहां पहुंची। डॉक्टर कृषा को एग्जामिन करने के बाद बोले, यहाँ काफ़ी ठंड होती है और आपको इन्हें बाहर नहीं छोड़ना चाहिए था। उनकी बॉडी बहुत ठंडी पड़ गई है, पता नहीं कब तक टेम्परेचर नॉर्मल होगा। डॉक्टर, मेरे पास एक आइडिया है जिससे इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल किया जा सकता है। अंजलि बीच में बोली, बॉडी हीट देना कैसा रहेगा? अंजलि की बात सुनकर डॉक्टर हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे तो वही वरदान ने गुस्से में अंजलि का बाजू पकड़ा और उसे पकड़कर दूसरी तरफ लेकर गया। वो उस पर गुस्से में लेकिन दबी आवाज में बोला, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हमें इसके जरिए 7 पड़ाव तक पहुंचना है, ना कि इसे अधमरा करके छोड़ना है। बीच में अगर अरमान को कुछ भी पता चला ना तो वो हम दोनों की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। जहन्नुम से भी हमें ढूंढ कर लेकर आ जाएगा। तुम अब इस लड़की से दूर रहोगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम अपने भतीजे की तारीफ कर रहे हो? देखो, मुझे ये पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं इस लड़की के साथ उस हद तक नहीं जाऊंगी लेकिन तुम मुझे टॉर्चर करने से रोक नहीं सकते।
अंजलि ने वरदान को झटक कर कहा। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर के पास आते ही अंजलि ने तेज आवाज में कहा, इसे दवाइयाँ देकर अगले 6 घंटे में ठीक करो। मुझे फिर से इसे बीमार करना है। आपको इसे रेस्ट देना होगा वरना ये मर जाएगी। डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा। वो उन्हीं के लिए काम करता था इसलिए अंजलि को अच्छे से जानता था। अंजलि ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो डॉक्टर को घूर कर देखने लगी तो डॉक्टर तुरंत कृषा को कुछ दवाइयाँ देने लगे। अंजलि उसका वीडियो शूट कर रही थी। उसने जानबूझकर डॉक्टर का चेहरा भी शूट किया था ताकि अरमान को गलती से भी वो मिल जाए तो वो उसे जान से मार दे। ये आप मुझे शूट क्यों कर रही हैं? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। अपने काम से मतलब रखो और निकलो यहाँ से। अंजलि ने कुछ पैसे डॉक्टर के मुंह पर मारे और उसे वहाँ से निकाल दिया। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही वरदान अंजलि के पास आया और उसका मोबाइल छीनते हुए कहा, अब से तुम अरमान राणा को कोई भी वीडियो नहीं भेजने वाली हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें मेरे माफिया किंग बनने से मतलब नहीं है। तुम्हें बस अरमान से बदला लेना है क्योंकि उसने तुम्हारी फैमिली को मारा था। चलो अच्छा है तुम्हें बहुत जल्दी पता चल गया। मेरे लिए उस तक पहुंचना आसान नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें चुना। मैं तुम्हारा साथ दे रही हूं तो तुम भी पीछे मत हटो। अंजलि ने पूरे एटीट्यूड से जवाब दिया और फिर वरदान के हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। अंजलि ने तुरंत वो वीडियो अरमान को भेज दिया था लेकिन अरमान इस वक्त फ्लाइट में था। इस वजह से उसके पास वो वीडियो नहीं पहुंचा था। अंजलि ने एक नज़र कृषा की तरफ देखा और फिर वहां से बाहर चली गई। वही शाम तक अरमान इंडिया में लैंड कर चुका था। जैसे ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया, उसने वो वीडियो देखा जिसमें डॉक्टर कृषा को ट्रीट कर रहा था। अंजलि ने उसका चेहरा ब्लर कर दिया था। उस वीडियो को देखने के बाद अरमान कोल्ड वॉइस में बोला, तुम जो भी हो अपनी दर्दनाक मौत को खुद इनवाइट कर रही हो। एक बात तो तय है कि तुम कोई लड़की हो क्योंकि तुमने हाथ में काफ़ी सारी रिंग्स पहनी हुई है और तुम्हारे नाखून भी लंबे हैं। माफिया वर्ल्ड में कोई भी लड़की इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है जिसे माफिया किंग की पोजीशन चाहिए। फिर भी मुझे देखना होगा कि तुम कौन हो सकती हो। अरमान ने अपना आईपैड निकाला और तुरंत डाटा चेक करने लगा। उसकी नज़र में 5 ऐसी लड़कियों का नाम आया जिसकी पोजीशन माफिया में काफ़ी स्ट्रांग थी और वो माफिया किंग बनने की दावेदार भी बन सकती थी। ये सब की सब वेस्टर्न कंट्रीज से है। जो लड़की क्रिश को टॉर्चर कर रही है, उसकी स्किन देखकर लगता है कि वो इंडियन है। अरमान ने खुद से कहा। अंजलि अब तक इसी बात से वाकिफ थी कि अरमान काफ़ी क्रूएल है लेकिन वो अभी अरमान का दूसरा साइड नहीं जानती थी। वो एक लॉयर था और छोटी से छोटी बात को ऑब्जर्व करके उसके तह तक पहुंचना उसके लिए आम बात थी। अरमान ने मुंबई में लैंड किया था। वो अपने विला में पहुंचा और वहां हर एक चीज़ को गौर से देखने लगा। उसने इंडिया में ऐसी जगह के मैप निकाल रखे थे जहां इस वक्त भी काफ़ी ठंड होती थी। अरमान बार बार अंजलि के भेजे हुए वीडियो देख रहा था तभी आखिर में उसकी नज़र उस वीडियो पर गई जहां डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा था। डॉक्टर का चेहरा जरूर ब्लर किया गया था लेकिन उसके कोट पर उसके नाम का बाज लगा हुआ था। अरमान ने जल्दी से उसे जूम किया और जैसे तैसे पढ़कर उसका नाम सर्च करने लगा। अगले 5 मिनट में स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर अयाज खान का नाम था, जो लेह लद्दाख के कारगिल का डॉक्टर था। अरमान ने जल्दी जल्दी वीडियो के बाकी बैकग्राउंड को भी क्रॉप करके सर्च करना शुरू कर दिया था और इस वक्त उसके दिमाग में एक ही नाम सामने आया था। अरमान एविल स्माइल करते हुए बोला, द्रास, तो तुम वहाँ हो। किसी को टॉर्चर करना आपकी सिक मेंटेलिटी शो करता है। उसे शूट करके दूसरे को ब्लैकमेल करना उससे भी बुरी मेंटेलिटी को, लेकिन आसपास की चीज़ों को शूटिंग करते वक्त कैप्चर करना आपकी बेवकूफ़ी को बताता है। इतना भी सनकी नहीं होना चाहिए कि खुद को ही मुसीबत में डाल दो। अरमान तुरंत वहां से द्रास जाने के लिए निकल गया। जैसा कि उसने वादा किया था कृषा को 24 घंटे में अपने सामने लाने का। 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे का टाइम बीत चुका था और इतने वक्त में अरमान ने कृषा की लोकेशन निकाल ली थी। वहीं लंदन में माइक और संभव अभी भी शव के जरिए एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं कर पा रहे थे। रात के लगभग 1 बज रहे थे।
वरदान कृषा के पास बैठा हुआ था। उसे अंजलि पर भरोसा नहीं था। वो जानता था कि अंजलि मौका मिलने पर जरूर कृषा की जान ले लेगी, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब अरमान ने अंजलि की पूरी फैमिली को मार दिया था। वरदान के लिए कृषा जरूरी नहीं थी, लेकिन माफिया किंग बनना उसका भी सपना था और उसके लिए वो किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। वरदान को नींद आ रही थी तो वो बार बार कॉफी पिए जा रहा था। वरदान ने कृषा के चेहरे की तरफ देखकर कहा, अच्छी बात है ना, तुम हमारी फैमिली की होकर भी मुझसे कभी नहीं मिली। शायद कभी हर्षवर्धन राणा ने हमें उनके स्टैंडर्ड का समझा ही नहीं। जिस दिन मैं माफिया किंग बनूंगा तब उन सब की औकात अच्छे से बताऊंगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें मरना होगा। अरमान राणा को मात तभी दी जा सकती है, तुम उसकी कमजोरी हो। पहले तुम्हारे दादा ने उसका फायदा उठाया तो अब मेरी बारी है। वरदान कृषा से बात कर रहा था जबकि अंजलि दरवाजे पर हाथ बांधे उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो अंदर चलकर आते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही तुम्हें इससे? वैसे रिश्ते में तुम्हारी बहू लगती है ये, कहीं इसी वजह से तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है? वरदान ने सर्द निगाहों से अंजलि की तरफ देखा और फिर उसी लहजे में कहा, मेरे दिल में किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, ना इसके लिए और ना ही तुम्हारे लिए। तुम अच्छे से जानती हो कि हम साथ क्यों हैं। हमारा रिश्ता कोई प्यार भरा रिलेशनशिप नहीं है। वी आर इन सिचुएशनशिप, जहां हम दोनों एक दूसरे की हर नीड को पूरा करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अरमान राणा को मात देने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाना। अंजलि ने सिर हिलाकर उसकी बात पर हामी भरी। फिर वो बोली, अच्छा अब तुम जाओ, मैं इसे देख लूंगी। और हाँ, डरने की बात नहीं है। आई प्रॉमिस आज रात इसके साथ कोई टॉर्चर नहीं होगा। तुम जाकर आराम करो, इतनी कॉफी पीना तुम्हारे लिए सही नहीं है। वरदान वहां से जाने के लिए उठा और अंजलि की तरफ देखकर कहा, आई होप मैं तुम पर यकीन करके कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। इसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए अंजलि। मुझे हर हाल में माफिया किंग बनना है और तुम्हें अरमान को मात देनी है, तो इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। तुम मेरे मकसद के बीच में नहीं आओगी। वरदान ने पहले ही क्लियर कर दिया था। मैंने कहा ना, मैंने प्रॉमिस किया है तो कुछ नहीं करूंगी। अब जाओ और रेस्ट कर लो, रात काफी हो गई है। अंजलि ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। वो वरदान के पास आई और उसके होठों पर किस करने लगी। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। तभी कृषा की आंखें हल्की सी खुली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कृषा ने इधर उधर देखा तो सामने वरदान और अंजलि दिखाई दिए, जो एक दूसरे को काफी पैशनेटली किस कर रहे थे। कृषा ने अपने सिर पर हाथ रखा और मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, मैं हॉस्पिटल में अरमान के साथ थी। किसी ने मुझे कमरे के अंदर खींचा था, तो क्या ये दोनों थे वो लोग? इन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया होगा? आई होप अरमान मुझे जल्दी से ढूंढ ले। इस लड़की को देखकर लग रहा है कि ये जानबूझकर मुझे तकलीफ देना चाहती हैं। एक लंबे किस के बाद वरदान और अंजलि अलग हो गए थे। उनके एक दूसरे से अलग होते ही कृषा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। वरदान को गुड नाइट किस देने के बाद अंजलि ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। वरदान वहां से चला गया तो अंजलि ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अंजलि कृषा के पास आई और उसके चेहरे को देखने लगी। अंजलि ने अपने जूते में से एक पॉकेट नाइफ निकाला और कृषा के गाल पर घुमाने लगी। कृषा होश में थी तो इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। अंजलि कुछ भी कर सकती थी और कृषा ने इसका नमूना भी देख लिया था। अंजलि कृषा के चेहरे पर झुकी हुई थी और वो धीरे से बोली, बहुत ब्यूटीफुल हो बेबी तुम। अगर तुम्हें माफिया बाजार में बेचने के लिए निकली तो भी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी, लेकिन मुझे पहले तुम्हारे पति को तड़पाना है। छुपम छुपाई वाले गेम में मजा नहीं आ रहा। मजा तो तभी आता है जब सब कुछ आमने सामने हो। अरमान राणा को पता हो कि मैंने, अंजलि सिंह ने तुम्हें किडनैप किया है। उस अंजलि सिंह ने, जिसके परिवार को तुमने मार दिया था, और फिर वो तुम्हारे पीछे उन सभी जगह पर जाए जहां पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। हर बार वो तुम्हें पाने में बस एक कदम चूक जाएगा। ओह गॉड, टू मच फन। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। बोलते हुए अंजलि अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, जैसे कोई भी इंसान ख्याली पुलाव बनाते वक्त अक्सर एक अलग ही दुनिया में खो जाता है।
कृषा ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने आंखें खोली और अंजलि का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अगले ही पल बेड पर गिरा दिया। कृषा अंजलि के ऊपर झुकी हुई थी और उसका हाथ अंजलि के गले पर था। अंजलि उसे देखकर हंसते हुए बोली, अरे वाह, तुम तो स्मार्ट भी हो, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि स्मार्टनेस हमेशा सही जगह पर दिखानी चाहिए। यहाँ से बचकर तुम नहीं भाग पाओगी। हाँ, मुझे कुछ पल के लिए मात दे सकती हो, लेकिन अंजलि लगातार बोले जा रही थी तो कृषा उसकी बात काटते हुए चिढ़कर बोली, प्लीज अपनी बकवास बंद करो। कब से लगातार बोले जा रही हो? मुझे अब तक लगता था सबसे ज्यादा मैं ही बातें करती हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगा। बोलते हुए कृषा ने अंजलि के हाथ से चाकू छीन लिया था और उसकी गर्दन में धंसाते हुए बोली, अब सीधे सीधे बताओ हम कहाँ हैं? मैंने तो सुना था तुम इनोसेंट हो, तुम्हें माफिया वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर ये कैसे? अंजलि ने हैरानी से पूछा। यू नो वॉट, तुम्हारे सवाल और तुम्हारी आवाज तक मुझे इरिटेट कर रही है, कृषा ने जवाब दिया और फिर चाकू की नोक को अंजलि की गर्दन में और धंसाने लगी। इससे अंजलि को दर्द हुआ तो उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। अंजलि ने कृषा की तरफ देखकर धीरे से कहा, हम द्रास में हैं। और ये जगह कहाँ है? कृषा ने आगे पूछा। वो इंडिया में ज्यादा नहीं आई थी, इस वजह से उसे वहाँ के बारे में इतना पता नहीं था। श्रीनगर के कारगिल का टाउन है ये, यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, अंजलि ने जवाब दिया। कृषा सोच रही थी कि वो कैसे वहाँ से निकालेगी। तभी अंजलि ने तेजी दिखाए और उठकर कृषा का हाथ अपनी गर्दन से हटा दिया था। उसने कृषा को धकेला और बाहर जाने लगी। तभी कृषा ने उसके बाल पीछे से पकड़े और उसके सिर को दीवार से भिड़ा दिया। अंजलि भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। कृषा ने जब उसकी गर्दन पकड़ रखी थी तब उसने पीछे से कृषा के पेट में किक मारी और उसे दूर धकेल दिया। कृषा ने अपने पेट पर हाथ रख रखा था, वो हल्का झुकी हुई थी। उसने गुस्से में अंजलि की तरफ देखा और चिल्लाती हुई उसकी तरफ आई। उसने अंजलि के पेट में एक जोरदार पंच मारा था। तुम्हारे तो अलग ही जलवे हैं बेबी, अंजलि हंसते हुए बोली। कृषा उस पर वापस वार करने लगी तब अंजलि डिफेंस करते हुए नीचे झुक गई थी, जिससे कृषा का वार खाली चला गया। उसने कृषा को जमीन पर पटका। कृषा उल्टी गिरी हुई थी और अंजलि का पैर उसकी बैक पर रखा हुआ था। कोशिश काफी अच्छी थी मिसेज अरमान राणा, अंजलि ने सिर हिलाकर कहा। अब तुम्हें तड़पाने में और मजा आएगा, लेट इम्प्लीमेंट माई प्लान। कृषा अंजलि से फाइट बैक करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो उठने लगी तभी अंजलि ने उसके गर्दन पर हाथ रखकर एक नस को दबाया और उसे बेहोश कर दिया था। उसने कृषा को अपनी गोद में उठा लिया था। वो काफी स्ट्रांग थी और कृषा को वहां से अपनी गाड़ी में लेकर वरदान से दूर निकल गई। अंजलि ने जाने से पहले मुड़कर एक बार वरदान के अड्डे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, गुड बाय वरदान राणा, मुझे तुम्हारे माफिया किंग बनने की बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अरमान राणा तक पहुंचना था, वो मैं पहुंच चुकी हूँ। बाकी तुम्हें अपने पीछे आने से कैसे रोकना है इसका इंतजाम मैं पहले ही कर चुकी हूँ। बोलते हुए अंजलि के चेहरे पर इविल स्माइल थी और वो इस वक्त काफी फास्ट ड्राइव कर रही थी ताकि जल्द से जल्द उस जगह से निकल सके।